अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट के बारे में कि आया मिडिल ईस्ट में इतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी क्यों है? व्हाई इज़ मिडिल ईस्ट बर्निंग फॉर द पास्ट मैनी डेकेड्स डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट जो है, जो मुस्लिम ममालिक हैं उनके पास नेचुरली बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेस भी हैं। अगर उनकी ज्योग्राफी देखी जाए तो वो ज्योग्राफिकली जो है वो यूरोप और एशिया के एशियन कंट्रीज के बीच में आता है। अगर यूरोपियन कंट्रीज को एशियन कंट्रीज जाना हो तो वो यहीं से पास होते हैं। अगर एशियन कंट्रीज को यूरोप जाना हो तो इनको इनको भी असेस के लिए इन्हीं मिडिल ईस्ट की ज़रूरत होती है। और अगर नेचुरल मिनरल्स की बात की जाए तो इन मुस्लिम ममालिक के पास इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बाद बहुत ही वास्ट जो है ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज हैं। दुनिया में बहुत ही कम कंट्रीज हैं जिनके पास ये रिसोर्सेज हैं। सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जो हैं, हालांकि ये ऑयल और मिनरल्स जो है, ऑयल गैस और बाकी मिनरल्स जो है वो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में भी है, रशिया के पास भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो ऑयल और गैस फाइंड की जाती है वो की जाती है मिडिल ईस्ट में। और ये मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज जो हैं ये फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा रिच भी कंट्रीज हैं। इन सारी नेचुरल रिसोर्सेज के बावजूद भी इनके पास इतनी इंस्टेबिलिटी क्यों है? कभी हम देखते हैं कि ईरान में जो है रिवॉल्यूशन आ जाता है, कभी ईरान के ऊपर अमेरिका और इजराइल अटैक कर देता है, कभी हम देखते हैं कि ईरान और इराक की जंग हो जाती है, कभी हम देखते हैं इराक जो है वो कुवैत के ऊपर अटैक कर देता है, कभी हम देखते हैं कि यमन में सिविल वार शुरू हो जाती है। होती जो है वो जो प्रेसिडेंशियल काउंसिल है, जो वहाँ की गवर्नमेंट जो है उनके खिलाफ लड़ने शुरू हो जाती है। कभी हम देखते हैं सीरिया में सिविल वार आ जाती है। कभी हम देखते हैं लेबनान में जो उनकी मिलिट्री है, उनके इंस्टीट्यूशन है वो कोलेप्स कर जाते हैं। कभी हम देखते हैं सऊदी अरेबिया जो है वो डिप्लोमेटिकली कंडेम करता है यूएई को कि वो जो है उनकी कोशिशें जो सऊदी अरेबिया की जो कोशिशें हैं यमन में स्टेबिलिटी आने की, एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनाएगी, वो यूएई उसको सबूताज करता है। तो इन दोनों के बीच में भी एक जो है ना कॉन्फ्लिक्ट, एक जो है ना मतलब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, मिनिमम लेवल पे ही कह दें हम लोग। कभी हम देखते हैं कि ईरान जो है सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक कर देता है। कभी हम देखते हैं सऊदी अरेबिया और यूएई, बहरीन, ये सारे मिलके जो है ना एक अलायंस बना देते हैं कुवैत के अगेंस्ट। तो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं, ये सारे जो क्राइसिस हैं, ये सारी जो इंस्टेबिलिटी है, इसकी वजह क्या है? इन सारी चीजों को हम पीछे से, पास्ट से लेके समझने की कोशिश करते हैं। तो जब सबसे पहले ओटमन एम्पायर की बात कर दें, तो जब ओटमन एम्पायर कोलेप्स किया कर गया 1917 वर्ल्ड वॉर वन के बाद, तो ब्रिटिश और फ्रांस ने स्क्वाइस पिकॉट एग्रीमेंट बनाया। और इस स्क्वाइस पिकॉट एग्रीमेंट में ब्रिटिश और फ्रांस ने क्या किया कि जो मिडिल ईस्टर्न जो सारा रीजन है उनको मुख्तलिफ स्टेट्स में डिवाइड कर दिया। अब उनकी डिवीजन की जो फार्मूला था, उनकी डिवीजन की जो इक्वेशन थी, वो कुछ ऐसे इस हिसाब से थी कि उन्होंने उस डिवीजन में ना कि एथनिसिटी का कोई ख्याल रखा,
ना रिलीजन का ख्याल रखा, ना उन्होंने जो है नेशनलिज्म का ख्याल रखा। और ये जो है कहीं पर एक एथनिसिटी को जो है ना मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करके उनको मुख्तलिफ कंट्रीज में बांट दिया। जिस तरह से हमने देखा कुर्द्स का, कि कुर्द्स जो है वो एक रीजन है, और उन कुर्द्स को जो है ना इन्होंने डिवाइड कर दिया। कुछ पोर्शन कुर्द्स को इन्होंने टर्की को दे दिया, कुछ पोर्शन इन्होंने इराक को दे दिया, कुछ पोर्शन इन्होंने सीरिया को दे दिया। और अभी तक ये कुर्द्स का मामला जो है ये चल रहा है। और उसके अलावा इन्होंने नई नई एक स्टेट्स बना दी। कुवैत जो थी वो पार्ट थी इराक की, इन्होंने कुवैत को अलग स्टेट बना दी। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हम देखते हैं कि सद्दाम हुसैन जो है कुवैत के ऊपर हमला कर देता है। उसके ऊपर भी बाद में बात करते हैं, उसके ऊपर भी आते हैं। और जहां पर कम्युनिटीज जो है, मतलब स्काइस पीकॉट एग्रीमेंट से पहले जो कम्युनिटीज मेजॉरिटी में थी, इन्होंने जैसे ही स्टेट्स बना दी तो उन कम्युनिटीज को माइनॉरिटी में कर दिया। जैसे यमन में हौती जो है, ये हौती जब यमन बनने से पहले ये मेजॉरिटी ग्रुप था। यमन बनने के बाद इनको माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दिया गया। तो एक तो फैक्टर ये था, जिस तरह से हमने बात की कोलोनाइजेशन की, कॉलोनियल पावर्स ने जिस तरह से बिना सोचे समझे अनप्लान जो है ना डिविजन्स की, फिर उसके बाद जो है उनके ऊपर रूल किया। लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकती। वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो है वो लेट 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी वो कंटिन्यू रहती है। इस अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हेल्प से और वेस्टर्न की हेल्प से ईरान में जो है एक जो यूएस की जो पपेट लीडर है उसको इंस्टॉल किया जाता है। 1950s के दौरान शाह की गवर्नमेंट जो है ना ईरान में लाई गई। और हमने देखा कि शाह जो था वो एक सुन्नी लीडर था, और जबकि ईरान जो है वो मेजॉरिटी शिया लोग वहां पर रहते हैं। तो एक रिलीजियस डिवीजन की वजह से वहां पर जो है ना 1979 में रेवोल्यूशन आ जाता है और शाह की गवर्नमेंट कोलेप्स कर जाती है। और जो है आयतुल्लाह खामेनी की गवर्नमेंट जो है ना उसको वो जो पावर में आती है। उसके अलावा वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया कि इराक में सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि इराक जो है सद्दाम जो है वो भी एक सुन्नी लीडर था और इराक जो है वो शिया मुल्क है, उसमें वहां पर शिया लोग ज्यादा रहते हैं। तो इस यहाँ पर भी रिलीजन की वजह से लीडर में और आम लोगों में नहीं बनती, कॉन्फ्लिक्ट इंस्टेबिलिटी रहती रहती है। और यही सूरत हाल होती है आपके सीरिया में, जहां पर सीरिया जो है वो ज्यादातर सुन्नी लोग वहां पर ज्यादा रहते हैं। लेकिन इन्होंने जो है ना शिया लीडर बशार अल असद की गवर्नमेंट को इंस्टॉल कर दिया, और एज ए रिजल्ट सिविल वार जो है ना सीरिया में जारी रहती है, कंटिन्यू रहती है। तो हम एनालाइज कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी जो वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है और इनकी जो पॉलिसीज हैं, ये किस तरह से मिडिल ईस्टर्न की पॉलिटिक्स को शेप कर रही है। ये किस तरह से मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट का वजह बनती है, इंस्टेबिलिटी की वजह बनती है। और इन दो फैक्टर्स के अलावा एक फैक्टर है ऑयल का। हमने जिस तरह से पहले भी बात की कि मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के बाद बहुत ही ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं और गैस रिजर्व्स की बात बहुत ज्यादा है। तकरीबन 50% ऑफ द वर्ल्ड ऑयल एंड गैस यहाँ पर जो है ना डिस्कवर की जाती है। ठीक है। तो अफसोस की बात यह है कि ऑयल जो जहां जहां टेरिटरी में ऑयल फाइंड किया जाता था, वहां टेरिटरी में उस मुल्क की हुकूमत का जो इन्फ्लुएंस था वहां पर वो कम था। जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल बात करें
कि ऑयल जो है ना फाइंड किया गया इराक में, बसरा और मोजुल में, और बसरा और मोजुल के उस टेरिटरीज में जहां पर शिया जो है ना लोग ज्यादा रहते हैं। और इराक में गवर्नमेंट किसकी थी? वो थी सद्दाम हुसैन की, जो कि सुन्नी लीडर है। तो एक एथनिक जो डिवीजन से, सेक्टरियन डिवीजन की वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार कंटिन्यू रहा। और दूसरा, सीरिया में ऑयल डिस्कवर हुआ नॉर्दर्न साइड, जहां पर कुर्ड्स हैं। और हमें पता है कि कुर्ड्स जो है वो हमेशा से अपनी गवर्नमेंट चाहते हैं, वो जो है ना वो ना कि सीरिया, ना कि टर्की, ना कि इराक चाहते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट। और उसके अलावा ऑयल डिस्कवर हुआ कुवैत में, और कुवैत जो है वो हमेशा से इराक जो है ना यही कहता आ रहा है कि कुवैत जो है ना उसका पार्ट है। ठीक है। और जैसे ही जो है ना ऑयल कुवैत में डिस्कवर हुआ, तो जो ये एस्पायरेशन थी कुवैत इराक की सदाम हुसैन के टाइम के दरमियान, वो ज्यादा और बढ़ जाती है। इसके ऊपर और बात करते हैं। तो तीसरा फैक्टर मिडिल ईस्टर्न इंस्टेबिलिटी की जो वजह बनता है, वो है नेशनलिज्म का फैक्टर। 1956 में जमाल अब्दुल नासिर ने सुएज कैनाल बंद कर दिया। हालांकि वो उस मकसद में अपने में कामयाब तो नहीं हो सके, और इसराइल ने, ब्रिटिश ने और फ्रांस ने सुएज कैनाल के ऊपर कब्जा कर लिया था। लेकिन जमाल अब्दुल नासिर जो है वो जो लोकल पीपल हैं मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में, जो लोकल लोग रहते हैं, उनके यहाँ हीरो कहलाया गया कि जी ये जो है ना एक हमारा हीरो है, जो फलस्तीन के लिए लड़ रहा है, जो मुसलमानों के लिए लड़ रहा है, जो अगेंस्ट द वेस्टर्न और अगेंस्ट द ज्यूइश कम्युनिटी वो खड़ा हो रहा है। जमाल अब्दुल नासिर ने मुस्लिम कंट्रीज को कहा कि जी आ जाओ, एक यूनाइटेड जो है ना अलायंस बना देते हैं अगेंस्ट इसराइल। लेकिन ये जिस तरह से सूरत हाल बनी, तो जमाल अब्दुल नासिर की ये नेशनलिज्म जो है, वो जहाँ पर किंगडम की इंस्टॉल्ड है, किंगडम गवर्नमेंट जहाँ पर है, सऊदी अरेबिया में है, और आपकी जो है ना कुवैत में है, यूएई में है, तो जमाल अब्दुल नासिर की ये नेशनलिज्म इनके लिए एक थ्रेट बन गई। तो इन कंट्रीज ने चाहा कि इनको जो है ना इस नेशनलिज्म को ख़त्म किया जाए। और 1979 के दौरान जब ईरान में रेवोल्यूशन आया, तो ईरान में भी एक नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आई, और ईरान की नेशनलिस्ट गवर्नमेंट आने में जो नेबरिंग मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज है वो डिस्टर्ब हुए। उनको उनकी इंस्टेबिलिटी, उनकी डिस्टर्बेंस की वजह ये थी कि अब ये जो रेवोल्यूशन ईरान में है, वो जाहिर सी बात है स्पिल ओवर इफेक्ट इसका होगा, और बाकी ममालिक में भी होगा। मतलब जहां पर किंगडम जो गवर्नमेंट है, वहां पर चांसेस है कि किंग्स की गवर्नमेंट जो है ना वो कोलैप्स कर जाए। तो इन्होंने क्या किया, 1980 में ये जो कंट्रीज हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, इन सारी कंट्रीज ने यूएसए के साथ मिलकर इन्होंने 1980 में सद्दाम हुसैन को सपोर्ट किया कि सद्दाम हुसैन जो है अगेंस्ट ईरान जो है वो वार लड़े। ठीक है। और 1980 में ये ईरान और इराक के बीच में वार हो जाती है। लेकिन इस वार में सद्दाम हुसैन जो है, इराक जो है, वो बिलियन डॉलर्स का, अब जब जाहिर सी बात है वार चल रही है, तो क्राइसिस की सूरत हाल तो है, तो आपके कोई जो है ना कोई पंडित चाहिए आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको ऑयल प्रोवाइड कर दिए, आपको जो है ना फाइनेंशियली फाइनेंस प्रोवाइड कर दे। तो इस वार के दौरान कुवैत ने इनको जो है ना लोन प्रोवाइड की इराक को। अब जब
इराक और ईरान के बीच में वार खत्म हुई तो कुवैत ने इराक को कहा कि जी जो आपने लोन ली हुई है वो हमें वापस कर दो। अब इराक जो है वो पहले से ही समझता है कि कुवैत जो है ना वो उसका पार्ट है, और ये जो ऑयल रिजर्व्स हैं, ये जहां से इन्होंने लोन इनको दिए थी ये तो है ही इनके, तो ये किस तरह, तो ये तो जाहिर सी बात है वापस नहीं करने वाले थे। लेकिन जैसे ही सूरत हाल गंभीर हो जाती है तो इराक सदाम हुसैन की लीडरशिप में कुवैत के ऊपर हमला कर देता है। और सदाम हुसैन जो है वो जो कुवैत की ऑयल रिजर्व से उसके ऊपर कब्जा कर लेता है। फिर उसके बाद जो है ये मुस्लिम ममालिक यूएस के साथ मिलके जो है ना सदाम हुसैन को जो है ना वो डिफीट देते हैं, वहां पर उसको भगा देते हैं। लेकिन हमारा जो मकसद है वो यही समझना था कि किस तरह से ये सारे चीजें जो है कोलोनाइजेशन है, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस जो लेट 20th सेंचुरी में अंडर यूएस लीडरशिप हो रही है, और इसके अलावा नेशनलिज्म का फैक्टर है, और इस तीनों फैक्टर्स के अलावा चौथा फैक्टर है वो है इजराइल पैलेस्टाइन का कॉन्फ्लिक्ट, जो हमने पहले वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट बरकरार रहते, और हमने देखा कि वो आज तक अभी तक वो जो है ना सेक्टरियन डिविजन्स की वजह से कहीं पर सिविल वार जो है ना कंटिन्यू रहती है, कहीं पर स्टेट टू स्टेट जो है ना अटैक होते हैं, कहीं पर स्टेट टू स्टेट कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाती है, और आज तक जो है मिडिल ईस्ट में इंस्टेबिलिटी बरकरार रही है। नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि ईरान जो है इस वक्त ईरान की जो सूरत हाल है, और ईरान के ऊपर जिस तरह से इसराइल ने पहले अटैक किया, फिर यूएसए ने अटैक किया, और अब जो फिर जो है ना प्रोटेस्ट वहां पर शुरू हो जाते हैं। तो आया इन सारी चीजों का मकसद क्या है, क्या ये सारी चीजें कनेक्टेड हैं, क्या आखिरकार इन सारी चीजों का एंड रिजल्ट क्या होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे इंशाल्लाह।